हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे लोक और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में, और आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। ठीक है, और सेक्शन कहां से कहां तक हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 74 से लेकर के 103 तक के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएनएस और बीएनएसएस के पूरे एमसीक्यू के सीरीज बना करके प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आज के क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि बीएसए हम लोगों का चल रहा है तो इसका भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। और बाकी लोगों को भी शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी जो है हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5000 रुपए है, ठीक है, 5000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, ठीक है। वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे 5 जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, लोक एवं प्राइवेट दस्तावेज के बारे में। अब इसका प्रावधान कहाँ है? तो कहाँ है प्रावधान, क्या लिखा है कि कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है? कौन सी धारा करती है? 74 करती है ना। और प्राइवेट को भी 74 करती है, लेकिन क्लॉज नंबर 1 जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि लोक दस्तावेज के बारे में, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट यानी कि प्राइवेट दस्तावेज के बारे में क्लॉज नंबर 2 बात करता है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर सेक्शन आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 74 बताएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं? है ना, किसको बोल रहा है कि लोक दस्तावेज हैं? पहला लिखा है कि संप्रभु प्राधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख से संबंधित। दूसरा लिखा है प्राइवेट दस्तावेजों को लोक अभिलेख राज्य क्षेत्र में रखा जाता है।
तो यहाँ पे जो है दोनों ही क्या है, लोक दस्तावेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां देने की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रमाणित प्रतियां देने से कौन संबंधित है, तो आपके सेक्शन 75 है। ठीक है, 75। नेक्स्ट लिखा है प्राइवेट दस्तावेज क्या है। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है प्राइवेट दस्तावेज। पहला लिखा है एक परिवार में निष्पादित दस्तावेज। नेक्स्ट है गुप्त दस्तावेज। तीसरा कह रहा है एक प्राइवेट व्यक्ति की अभिरक्षा में दस्तावेज। और चौथा क्या कह रहा है कि लोक दस्तावेज के अलावा अन्य दस्तावेज। तो प्राइवेट दस्तावेज का डेफिनेशन ही यही लिखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बीएसए के तहत लोक दस्तावेज को किसके द्वारा साबित किया जा सकता है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप कैसे साबित करेंगे बताइए, तो प्रमाणित प्रतियों से साबित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक दस्तावेजों से संबंधित किस प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं। तो दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है ना, जो अटेस्ट करता है कोई अधिकारी, वो आप क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारणा के बारे में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा का प्रावधान बीएसए के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है ना। तो बताइए कहां दिया गया है, आपसे पूछ रहा है। तो आंसर है 78 है ना। 78 जो सेक्शन है हमारा वो इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की किस धारा के तहत साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपबंधित है। कहाँ है, तो सेक्शन 79 जो है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की किस धारा के तहत राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का प्रावधान दिया गया है। कहाँ दिया गया है, सेक्शन 80 में। ठीक है, धारा 80। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूपों में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का प्रावधान है। कहाँ है, सेक्शन 81 में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बीएसए की किस धारा के तहत सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा का प्रावधान है। कहाँ है माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कई दिन से वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज को, है ना। अभी थोड़ा सा हमको सही लगा है तो मैं वीडियो बना रही हूँ, है ना। चलिए, तो क्या लिखा है भाई, कौन सा सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 82 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। क्या सही नहीं है, तो लिखा है पहला कि एक उपधारणा की भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे सटीक हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, लिखा है ना निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक उपधारणा की नागरिक विवाद के उद्देश्य से एक पंजीकृत वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया नक्शा सटीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भाई केंद्र सरकार और
राज्य सरकार द्वारा कोई नक्शा बनाया गया है तो वो सटीक तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज है। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसए की किस धारा के तहत विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के संबंध में उपधारणा का प्रावधान है? कहाँ है बताइए? तो सेक्शन 83 जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है, 83। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटर्नी की शक्तियों के बारे में बताता है? बेटा अटर्नी की शक्तियां कहाँ है बताइए? तो सेक्शन 84 है, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, आप लोग को बहुत असुविधा हो रहा होगा, लेकिन ज्यादा दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था, इस वजह से मैंने आज सोचा कि आज मैं प्रयास करूं। बीच बीच में खांसी आ जा रहा है तो थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पावर ऑफ अटर्नी होने का दावा करने वाला कोई दस्तावेज विधि द्वारा आवश्यक रूप से प्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत किया जाता है, तो होगा क्या, है ना? तो क्या होगा बताइए? न्यायालय इसके निष्पादन और प्रमाणीकरण की उपधारणा करेगी, ठीक है, कि इसका निष्पादन किया गया था और प्रमाणित किया गया था, ठीक है, ऐसा उपधारणा करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ अटर्नी का उचित निष्पादन और प्रमाणीकरण बीएसए के सेक्शन 84 के तहत उपधारित जब इसे पहले निष्पादन और प्रमाणित किया गया हो, क्या होगा? तो उपयुक्त सभी, चाहे वो नोटरी में हो, एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करारों की उपधारणा से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक करारों से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है बताइए? सेक्शन 85 है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि न्यायालय की यह उपधारणा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा संपन्न करार से संबंधित है, पक्षकारों का था, क्या था? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर दोनों, है ना, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हस्ताक्षर दोनों ही। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा कहाँ है? तो कहाँ है? सेक्शन 86 में है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वाली किसी भी कार्यवाही में, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला लिखा है, न्यायालय इसे निश्चायक सबूत के रूप में ले सकती है, नहीं, निश्चायक सबूत के रूप में तो नहीं लेगी। दूसरा क्या लिखा है, न्यायालय यह हस्ताक्षरित कर सकती है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करने या अनुमोदन करने के आशय से किया गया था। तीसरा लिखा है, न्यायालय यह उपधारणा कर लेगी कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करने या अनुमोदन करने के आशय से किया गया है। चौथा कह रहा है कि कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए के सेक्शन 85 के तहत न्यायालय किस प्रकार के कारकों पर विचार करेगा? तो किस पे करेगा? अभी हम लोग देखे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक करार, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा किसमें दिया गया है? किसमें?
तो 86 में। नेक्स्ट लिखा है सेक्शन 86 के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की शुद्धता के बारे में न्यायालय की अवधारणा कैसी रहेगी? तो शैल प्रिज्यूम रहेगी, है ना, अवधारणा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बीएसए की किस धारा के तहत विदेशी न्यायालय अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा का प्रावधान है? कहाँ है? सेक्शन 88 में है। ठीक है। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन है मेरा कि अवधारणा करेगा, अवधारणा कर सकेगा और निश्चायक सबूत किस सेक्शन में परिभाषित है? ठीक है, डेफिनेशन कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखा है बीएसए की धारा 89 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है 89 में? तो पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, कहाँ है? पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में बताया गया। ठीक है, 89 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा से संबंधित प्रावधान किधर है? किधर है? सेक्शन 90 में। ठीक है, धारा 90। नेक्स्ट है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कर सकेगा का उदाहरण है? कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उदाहरणा। ठीक है, नेक्स्ट बीएसए का कौन सा प्रावधान 30 साल पुराने दस्तावेजों के प्राचीन होने के बारे में उदाहरणा करता है? कौन? सेक्शन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज यदि उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाए तो कैसी अवधारणा होगी? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? लिखा है न्यायालय इसके निष्पादन की अवधारणा क्या करेगा? कर सकेगा, है ना, मे प्रिज्यूम है। ठीक है, मे प्रिज्यूम। ठीक, अवधारणा कर सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिखा है यदि दस्तावेज पुराना हो तो दस्तावेज का निष्पादन माना जा सकता है। कितना पुराना हो? 30 साल पुराना। ठीक है, कहाँ है? सेक्शन 92 में। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन ए का भूमि संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा है, वह अपने अभिरक्षा से संबंधित अभिलेख उसका स्वामित्व दर्शाते हैं, है ना। क्या दर्शाते हैं? न्यायालय को अभिरक्षा क्या मानेगा? उचित मानेगी। ठीक है, न्यायालय अभिरक्षा को क्या मानेगी? उचित मानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बीएसए के सेक्शन 92 लागू होती है ना, किस चीज पे? तो चाहे वसीयती हो या गैर वसीयती। ठीक है, सब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 92 के तहत अवधारणा निम्न के संबंध में की जा सकती है। किसके संबंध में? केवल मूल दस्तावेज के। ठीक है, नेक्स्ट बीएसए के सेक्शन 93 के तहत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अवधारणा की जाएगी? कितने? 5 ईयर। ठीक है, 5 साल। नेक्स्ट लिखा है कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित माना जाएगा अगर इसे किसी अभिरक्षा में पेश किया जाता है और न्यायालय विशेष मामले में उचित मानती है? कितना? अभी हम लोग देखे हैं ना, 5 साल। ठीक, कहाँ है? सेक्शन 93 में। नेक्स्ट अब हम लोग किस पे आते हैं? अपने आज के चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, कहां से कहां तक है प्रावधान? 94 से 103। क्या प्रावधान है? तो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। ठीक है, चलिए
अच्छा, चैप्टर भी हम बता दिए है ना। क्वेश्चन यही है, क्या लिखा है कि किस अध्याय में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में बताया गया है। कौन सा चैप्टर है बताइए? चैप्टर नंबर 6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित को, सॉरी माफ कीजिएगा, लिखत को लिखत से ही साबित किया जाना चाहिए उपबंधित है। कहाँ है? सेक्शन 94 में है ना, कि कोई चीज जो लिखा गया है उसको हम लिखे हुए चीज से ही साबित करेंगे, उसके लिए हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ये बात बताता है सेक्शन 94। नेक्स्ट लिखा है बीएसए के सेक्शन 94 लागू होती है, किस पे होती है? पहला लिखा है केवल उन समव्यवहारों के लिए जो विधि द्वारा लिखित रूप में है। दूसरा लिखा है कि ऐसे जो लिखित से रूप से कम हो, तो दोनों ही पे। ठीक है, दोनों पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्धारित सर्वोच्चतम साक्ष्य का नियम निहित है, किसमें? सेक्शन 94 में, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मौखिक साक्ष्य की तुलना में दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेष्ठता को वरीयता देता है? कौन देता है? सेक्शन 94 और 95 देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है बीएसए के सेक्शन 94 किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की स्वीकृति पे रोक लगाता है, जहां लिखत एक विवादक है ना। जब विवाद का बिंदु खुद ही लिखत है तो उसके लिए मौखिक साक्ष्य कैसे दिया जाएगा, है ना, तो उस पर रोक लगाता है। नेक्स्ट लिखा है, जहां विनिमय पत्र 5 परतों में लिखित है तो उनमें से किसको साबित किया जाएगा, है ना। 5 परतों में है, तो जब 5 परतों में तो एक ही को साबित करेंगे, है ना, बाकी ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी को भुगतान किए गए पैसे की रसीद देता है, भुगतान को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, क्या होगा? तो ग्राह्य हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, गलत को इंगित कीजिए पूछ रहा है, क्या लिखा है? पहला, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो उन सभी पत्रों को साबित करना होगा जिसमें वह अंतर्विष्ट है। दूसरा कह रहा है, यदि कोई संविदा विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो विनिमय पत्र को साबित करना चाहिए, मतलब किया जाना चाहिए। तीसरा है, यदि विनिमय पत्र 3 के परतों में तैयार किया गया है तो केवल एक को साबित किया जाना चाहिए। चौथा कह रहा है कि यदि ए बी को भुगतान किए गए पैसे की रसीद देता है तो भुगतान का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। तो जब रसीद है तो मौखिक साक्ष्य क्यों देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ए बी को 1000 या 500 रुपए में एक घोड़ा बेचने के लिए लिखित रूप में सहमत हुआ। यह दर्शित करने के लिए कि बीएसए के तहत कौन सी कीमत दी जानी थी का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अनिश्चित है, 1000 या 500, इसको कैसे आप फिक्स करेंगे? ठीक है, तो इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक करार के साक्ष्य के अपवर्जन को प्रावधान किया गया है, किस धारा में? सेक्शन 95 में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, बीएसए के सेक्शन 95 इनके बीच विवादों पर लागू होती है, किस पे? केवल लिखत के पक्षकारों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए के सेक्शन 95 लागू होती है, किस पे लागू होती है? द्वितीय, सॉरी माफ कीजिएगा, द्विपक्षीय दस्तावेज। नेक्स्ट
लिखा है दस्तावेज को अवैध करने वाले तथ्य का मौखिक साक्ष्य निम्नलिखित के अंतर्गत ग्राह्य है। किसमें? सेक्शन 95 का पहला परंतु। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी तथ्य साबित किया जा सकता है जो किसी दस्तावेज को अवैध कर देगा या जो किसी भी व्यक्ति को उससे संबंधित किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना देगा। जैसे कि पहला लिखा है कपट, अभित्रास या अवैधता। दूसरा लिखा हुआ है किसी भी अनुबंधित पक्षकार के पक्ष में सम्यक निष्पादन या निष्पादन क्षमता का निहित होना। तीसरा लिखा हुआ है कि प्रतिफल की वांछा या विफलता तथा तथ्य या विधि की भूल, उपयुक्त सभी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन बीएसए का सेक्शन 94 और 95 एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बिल्कुल सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए की कौन सी धारा संदिग्धार्थ दस्तावेजों को स्पष्ट करने या संशोधित करने हेतु साक्ष्य के अपवर्जन का प्रावधान करती है? कौन सा सेक्शन करती है? सेक्शन 96, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए बी को एक घोड़ा 1000 या 1500 रुपए में बेचने के लिए लिखित रूप में सहमत होता है, तो यहां पे होगा क्या? तो भाई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं ना, जो अनिश्चित है उसके लिए साक्ष्य देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1 मार्च 2023 को बी को 1000 रुपए का भुगतान करने के लिए लिखित रूप में सहमत है। साथ ही एक मौखिक करार किया गया कि पैसे का भुगतान 31 मार्च 2023 तक नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे मौखिक करार क्या किया जाएगा बताइए? तो साबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा को स्पष्ट करने के लिए मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है जब वह भाषा कैसी है? तो प्रथम दृष्टया में संदिग्ध और दोषपूर्ण। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। जब पहली बार में ही देखने से लग जा रहा है तो क्यों दिया जाएगा एविडेंस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिखित रूप में अपना सफेद घोड़ा बी को बेचने के लिए सहमत हुआ। अब उसके पास 2 घोड़े हैं, बताइए इसका एविडेंस दिया जा सकता है? और ये कैसी संदिग्धता है? तो अप्रत्यक्ष संदिग्धता है। ठीक है, लेटेंट एम्बिग्युइटी है और इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक ही कलर के 2 सामान हैं और आप सफेद घोड़े देने का वादा किए हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा देना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है एक विलेख में रिक्त स्थान होते हैं, क्या इसको दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है? तो बताइए, रिक्त स्थान को भरने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा? नहीं, है ना, नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा है बीएसए की कौन सी धारा विद्यमान तथ्यों पर दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य के अपवर्जन का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? सेक्शन 97 करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के साक्ष्य का प्रावधान करती है? कौन सी धारा? 98 करती है। नेक्स्ट है
बीएसए की कौन सी धारा भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक पर ही लागू हो सकती है प्रावधानित है? किसमें? सेक्शन 99 में। ठीक, नेक्स्ट लिखा है ए बी को 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा बेचने के लिए सहमत होता है। उसके पास 2 घोड़े हैं। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, हम लोग देखे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग पर और भागतः दूसरे वर्ग के संवर्ग पर लागू होती है, लेकिन पूरी तरह से दोनों पे नहीं लागू होती है ना, ठीक ठीक तरीके से। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? धारा 100 में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बीएसए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपठनीय लिपि के अर्थ के बारे में साक्ष्य का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? धारा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए का सेक्शन 102 में यह प्रावधान है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किसी तथ्य का साक्ष्य देगा कि एक समकालीन करार के दस्तावेज की शर्तों में भिन्नता दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। तो कौन? दोनों ही, है ना। वे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं है या विधिक प्रतिनिधि के तौर पे हित रखते हैं, है ना, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसए का सेक्शन 103 में प्रावधान है कि इस अध्याय की कोई भी बात वसीयत का अर्थ लगाने के बारे में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगी? किसको? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, है ना, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, है ना। ठीक है, क्लियर है? 1925 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सबूत के भार के बारे में, है ना, और जानेंगे उसमें कि उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और जुड़ जाइए या जोड़िए अपने इस YouTube चैनल पे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।